नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत्य शिवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने को कहा। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण पर नजर रखने के लिए केंद्र ने कार्यदल का गठन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास आज से शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आज से भारत की 4 दिन की यात्रा पर। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। हाथ में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 101वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1940 में हॉलवेल स्मारक विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1940 में हॉलवेल स्मारक विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। ईमेल का पता एक बार फिर सुन लीजिए, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। भारत के अचिंत्य शिवली ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के तीसरे दिन अचिंत्य शिवली ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। अचिंत्य ने भारोत्तोलन में पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 313 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया कीर्तिमान बनाते हुए स्वर्णिम चमक बिखेरी। अचिंत्य ने इसे बेहद खास मानते हुए सही रणनीति से मिली जीत बताया। मैं गोल के लिए फाइट नहीं कर रहा था, मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फाइट कर रहा था। तो मलेशिया वाला थोड़ा सा फाइट दे रहा था, तो इसलिए हमने चेक करने का कोशिश किया था।
ये जो गोल्ड है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरा लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेगा मेरा आगे बढ़ने में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इससे पहले 19 वर्ष के जेरमी लालरीनुंगा ने 67 किलोग्राम वर्ग में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 140 की शिखर तय कर ली है। ये जबरदस्त वेट लिफ्टर है। ये आने वाले कल में भारतीय और विश्व वेट लिफ्टिंग की परिभाषा लिख सकता है। ये नौजवान आज कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर देश का नाम रोशन कर रहा है। जेरमी ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया। बहुत खुश हूँ, परफॉर्मेंस को अलग रखूंगा तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे चाहिए था ये गोल्ड मेडल जो मुझे मिल गया इसलिए। और जब हमारा नेशनल एंथम बज रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला मुक्केबाजी में निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष वर्ग के सुपर हैवीवेट श्रेणी में सागर अहलावत ने भी अंतिम 8 में प्रवेश कर पदक की उम्मीद बढ़ा दी है। तैराकी के 50 मीटर बैक स्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने फाइनल में जगह बना ली है। साजन प्रकाश ने अपनी स्पर्धा में निराश किया, वो पदक की दौड़ से बाहर हो गए। बैडमिंटन कोर्ट पर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मैच में घाना को 11-0 से करारी शिकस्त दी। महिला क्रिकेट में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। स्क्वॉश में पुरुष सिंगल्स में सौरव घोषाल और महिला सिंगल्स में जोशना चिनप्पा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 22 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य सहित 52 पदक जीतकर पहले स्थान पर है। इंग्लैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर है। भारत 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीतकर छठे स्थान पर है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि महोत्सव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में जीवन और समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने को कहा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत एक शानदार और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा। आजादी के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृत काल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृत काल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जन्मशती के उपलक्ष्य में कल दिल्ली में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल विजयवाड़ा में संवाददाताओं को बताया कि इस अवसर पर पिंगली वेंकैया का बनाया मूल ध्वज प्रदर्शित किया जाएगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि वे पिंगली वेंकैया के गृहनगर जाएंगे और नई दिल्ली में आयोजित हो रहे जन्मशती समारोह में उनके परिवार के सदस्यों को प्रधानमंत्री की ओर से आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर पिंगली वेंकैया के नाम से डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। केंद्र ने देश में मंकी पॉक्स संक्रमण की निगरानी और सरकार को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कार्यदल का गठन किया है। ये दल इस संक्रमण की रोकथाम के लिए नैदानिक सुविधाएं और टीकाकरण की संभावनाओं का पता लगाएगा। कैबिनेट सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में अपर सचिव की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश में अब तक 4 व्यक्तियों में मंकी पॉक्स संक्रमण मिला है। इनमें 3 केरल और 1 दिल्ली का है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, जब से मंकी पॉक्स के ये केसेस आने शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ भारत के देशों में कुछ हफ्तों से, भारत सरकार ने पूरी तैयारी करा है और इसके साथ साथ एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए कर दिया गया है। आईसीएमआर की 15 लेबोरेटरीज वो फंक्शनल है, उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। वो लेबोरेटरीज देश के 7 हिस्सों में है और रिएजेंट्स की कोई कमी नहीं है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और बढ़ोतरी करी जाएगी। जो हमारा नॉर्मल सर्वेलेंस का सिस्टम है, जो आईडीएसपी का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको पूरा चौकन्ना कर दिया गया और वो सारे देश में वो व्याप्त है कि ऐसे ही बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति अगर दिखाई देते हैं तो उनको फिर वो जैसे आगे प्रक्रिया उनके कॉन्टैक्ट की क्या करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है जो काम है। इसी प्रकार जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है। केरल सरकार ने त्रिशूर में मंकी पॉक्स के लक्षणों से पीड़ित 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। ये युवक संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था और इसमें मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस युवक के संपर्क में आए लोगों को पृथकवास में रहने की सलाह दी है। इस बीच तिरुवनंतपुरम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मंकी पॉक्स से संक्रमित रोगी स्वस्थ हो गया है। राज्य में फिलहाल 2 और व्यक्ति संक्रमण से ग्रस्त हैं और इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने को कहा। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण पर नजर रखने के लिए केंद्र ने कार्यदल का गठन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास आज से शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आज से भारत की 4 दिन की यात्रा पर। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को धनशोधन मामले में कल रात मुंबई में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कई घंटे तक उनके आवास की तलाशी ली गई। संजय राउत से पात्राचाल भूमि घोटाले में 6 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की गई। उन्हें आज सुबह 11:30 बजे अदालत में पेश किया जाएगा। पूछताछ के लिए 2 बार बुलाए जाने के बावजूद पेश नहीं होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने कल संजय राउत के आवास पर छापा मारा। जांच एजेंसी संजय राउत से मुंबई में पात्रा चौल के पुनर्विकास मामले और उनकी पत्नी तथा निकट सहयोगियों के नाम लेन देन के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने लेखपाल परीक्षा के पेपर लीक रैकेट से जुड़े 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर सहित कई जिलों में की गई है।
गिरफ्तार लोगों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्वयं उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन अन्य के नाम से परीक्षा दे रहे थे। दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। इसके अंतर्गत अब केवल सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को नई आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा की थी। नई नीति में कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसके बाद राजधानी में पुरानी आबकारी नीति को लागू किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास विनबैग्स आज से चंडी मंदिर सैन्य छावनी में शुरू हो रहा है। ये 20 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष अभ्यास का मुख्य विषय है संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक अभियान के अंतर्गत इंजीनियरिंग कोर और चिकित्सा दल की नियुक्ति और तैनाती। ये अभ्यास भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करेगा। भारतीय सेना की 105 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इसमें प्राकृतिक और अन्य आपदाओं के दौरान सहायता और राहत अभियानों से जुड़े अभ्यास किए जाएंगे। दोनों देशों के बीच पिछला अभ्यास 2019 में वियतनाम में हुआ था। भारत और वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने में ये महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग प्रमुख है। वियतनाम भारत की पूर्वोन्मुखी और हिंद प्रशांत नीति का मुख्य साझेदार है। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजाह आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। ओमान की रॉयल आर्मी की 60 सैनिकों की टुकड़ी अभ्यास में भाग लेगी। भारत की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन की टुकड़ी भाग ले रही है। दोनों देशों के बीच पिछला अभ्यास वर्ष 2019 में 12 से 25 मार्च तक मस्कत में हुआ था। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। श्री स्वालेह कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मालदीव के राष्ट्रपति से मिलेंगे। श्री स्वालेह का बुधवार को मुंबई जाने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा में आज मूल्य वृद्धि पर चर्चा होगी। लोकसभा में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में आज सामूहिक संघार के हथियार और इनकी आपूर्ति प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 और भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी और तीसरी बार सरकार बनाएगी। श्री शाह कल पटना में भाजपा के 7 प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दावा किया कि परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले सभी दल आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही अस्तित्व रहेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत 5 2020 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पहले 2020 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 68 रन से हराया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी से हम प्रत्येक दिन आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
कहा जाता है कि ठीक 4 साल पहले 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था। दोनों आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इतिहास का अभिन्न अंग हैं। असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक था। 22 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को निलंबित कर दिया। ये एक उल्लेखनीय आंदोलन था जिसमें लोग जिस तरह एकजुट हुए थे ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को चौंका दिया और इसने लाखों भारतीयों को उत्साहित किया। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए। राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया। राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमनालाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था। 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया। आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ। आकाशवाणी समाचार की ओर से गांधीवादी राष्ट्रवादी नेता राम नारायण चौधरी को शत-शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। केरल में तेज वर्षा के कारण कई हिस्सों से भूस्खलन और बाढ़ की खबर है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और इडुक्की समेत 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली और मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में भी 1-2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। श्रीनगर में
आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, ईटानगर, अगरतला, शिलांग, इम्फाल और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे या हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। विशाखापत्तनम और बेंगलुरु में भी बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। हैदराबाद में भी हल्की वर्षा होने का आसार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अलका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, शिवसेना नेता संजय राउत की गिरफ्तारी अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, पात्रा चौल घोटाले में धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। अमर उजाला लिखता है 1040 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है राउत दंपति की। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा से निकलेगी राह, टूटेगा गतिरोध। वन्य जीव संरक्षण पर होगा 1 लाख तक जुर्माना। संशोधन विधेयक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अहम। देश में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी नेटवर्क पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की कार्रवाई पर जनसत्ता का शीर्षक है, 6 राज्यों के संदिग्धों के 13 परिसरों पर एनआईए के छापे। आतंकी नेटवर्क के मामले में कई राज्यों से गिरफ्तारियों की संभावना। दैनिक जागरण की खबर है, तेल कंपनियां सरकार पर कीमत बढ़ाने का बना रही दबाव। पिछले 3-4 महीनों से स्थिर है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। कंपनियों को 10 रुपये घाटे पर बेचना पड़ रहा है पेट्रोल। 3 अगस्त से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति की बैठक पर हिंदुस्तान का कयास है, रिजर्व बैंक महंगाई पर अंकुश के लिए फिर बढ़ा सकता है ब्याज दर, 0.25% वृद्धि की आशंका। इस साल जनवरी से 6% से ऊपर बनी हुई खुदरा महंगाई। नवभारत टाइम्स की खबर है, देश में विश्वविद्यालय और कॉलेजों की तरह अब स्कूलों की भी रैंकिंग करेगी सरकार, नवाचार पर होगा जोर। रचनात्मक सोच, उद्यमिता और स्टार्टअप को दिया जाएगा महत्व। लोक सत्य सचेत करता है, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। दैनिक भास्कर जल के लिए जतन शीर्षक से लिखता है, झारखंड में इस बार कम हुई बारिश, गम नहीं, लेकिन 35 गांवों में 53 तालाब बनाए, पहाड़ी पर 5000 गड्ढे खोदे गए। हिंदुस्तान अपने विशेष में लिखता है, गाद से हाँफ रही गंगा, सहायक नदियों पर भी संकट, तटवर्ती इलाकों में हर साल बढ़ता जा रहा खतरा, नए इलाकों में हो रहा कटाव, 4 राज्यों में 65 नदियों में बड़ी समस्या। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1940 में हॉलवेल स्मारक विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अचिंत्य शेवली ने भारोत्तोलन में रिकॉर्ड 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचिंत्य शेवली को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने को कहा। देश में मंकी पॉक्स संक्रमण पर नजर रखने के लिए केंद्र ने कार्यदल का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया। भारत और वियतनाम के बीच तीसरा सैन्य अभ्यास आज से शुरू। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह आज से भारत की 4 दिन की यात्रा पर। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज और भारत के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सेंट किट्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।